नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अभी तक आप जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के एक एक पार्ट को, एक एक पार्ट यानी बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। हम इन सब में स्किल्स की बात कर रहे हैं। अब आप लोग कई बार ये सोचते होंगे इंट्रोडक्शन टू स्किल्स अलग सब्जेक्ट होता है, स्किल्स या कम्युनिकेशन अलग पार्ट होता है। फिर ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? अगर मैं इसे शुद्ध हिंदी में समझाना चाहूँ तो यानी कि कम्युनिकेशन यानी संचार, स्किल्स यानी कौशल, यानी संचार का कौशल। एक ऐसा कौशल जो आपको कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनाने की तरफ ले जाता है। तो ये क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स? क्यों हम इन सब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं? कई विद्यार्थियों के मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो उनके जवाब देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन में बेसिक डिफरेंस है। कम्युनिकेशन 2 या 3 साल का बच्चा भी कर सकता है। जो भी कोई बोलना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, पढ़ सकता है, वो सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम यहाँ एक्सपर्ट बनाने की बातें कर रहे हैं। एक ऐसा कौशल जो आपको बाकी सबसे बेहतर बनाने की हुनर या काबिलियत देता है, इसलिए इसका नाम ही रखा है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें अभी तक हम लर्निंग, लिसनिंग, इन सब पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स। ये राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं? अगेन, हम पहले जब लिखना सीखते हैं, हम लिखना सीखने के साथ साथ अपने विचारों को एक तारतम्य देते जाते हैं, जिसे हम राइटिंग लिखते हैं। राइटिंग का मकसद क्या होता है, या हम कुछ भी लिखते ही क्यों हैं? उसके कई सारे कारण होते हैं। पहला, जो अब हमारे पास विचार आ रहे हैं उसे हम संजो के रखना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हम इतिहास लिखते हैं। तो ऐसे ही राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या होगा? जब हम लिखते हैं उसे हम और शानदार तरीके से कैसे लिख सकते हैं, बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, और हम इस तरह से कैसे लिखें कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम राइटिंग कर रहे हैं, उसको एक कौशल के स्तर पे लिखा जा सके। क्योंकि आपको इस लेवल पे, इस कोर्स को, क्योंकि आप लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स इसको सब्जेक्ट को ओ कर रहे हैं, तो जर्नलिस्ट को एक आम व्यक्ति के लिए सिर्फ छोटे मोटे मैसेज तो आगे प्रसारित करने नहीं है, आपको एडिटोरियल पेज पे भी लिखना है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे भी लिखना है, और आपको तरह तरह की कॉलम राइटिंग भी करनी है, फीचर राइटिंग भी करनी है। तो राइटिंग के अलग अलग पायदान, अलग अलग सोपान आपको चढ़ने हैं। इसीलिए आपको राइटिंग स्किल्स में भी महारत हासिल करनी ही है। अब हम उस स्तर पे नहीं रहे कि हम बेसिक अपना लिखें और वो बेसिक आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम जो लिखें उसके लिए हम चार्ज करेंगे, और उस चार्ज करने से पहले हमारे को अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपनी बातचीत को सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार तरीके से समेटना आना चाहिए। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे दोबारा एडिट कर सकूँ, अगर हम सामने आमने सामने बातचीत करें, तो मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। राइटिंग आपको वो अवसर प्रदान करती है। मैं अगर आपसे कुछ लिख के समझाना चाह रहा हूँ, मैं एक बार लिखूंगा, मैं उसे मिटा दूंगा, फिर मैं दोबारा लिख सकता हूँ और तिबारा भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास बार बार लिखने का, एडिट करने का, और फाइनली आखिरी ड्राफ्ट तैयार करने की सहूलियत रहती है। जहाँ हम ड्राफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ड्राफ्ट करने यानी कि किसी को एक सही शेप में लाना, तो ड्राफ्टिंग राइटिंग का एक एसेंशियल पार्ट होता है। राइटिंग एसेंशियल यानी जब हम लिख रहे हैं तो लिखने से पहले, मान लीजिए मुझे कोई एक आर्टिकल लिखने के लिए है, कोई एक XYZ मेरे पास टॉपिक आ चुका है, हमारे पास आ चुका है कि उसे 2000 शब्दों में, 200 शब्दों में, या 20 शब्दों में, या 5 शब्दों में उस आर्टिकल को प्रोसेस करना है। तो कितने शब्दों में हम लिखने वाले हैं, हमारे लिए पहले ध्यान देने योग्य या विचारणीय तथ्य ये होता है कि हम कितने शब्दों में अपने आर्टिकल, अपने विचारों को संजोने वाले हैं। दूसरा तथ्य हमारे पास क्या होता है, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, हम किन लोगों के सामने अपनी बात समझाना चाह रहे हैं। यदि मेरी रिपोर्ट को एक आधिकारिक स्तर पर जाना है, किसी जिले के जिलाधिकारी या किसी राज्य के मुख्यमंत्री उस मेरे आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं, तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या होगा? एक ऐसा आधिकारिक व्यक्ति जिसका पढ़ा लिखाई का लेवल बहुत अधिक अच्छा है, जिसका स्वतः का ज्ञान भी बहुत अच्छा, शानदार है, और मेरी राइटिंग के लिए मुझे उस स्तर तक अप्रोच करने का प्रयास करना होगा। तो ये हमारा टारगेट ऑडियंस बदल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा टारगेट ऑडियंस एक जिलाधिकारी है तो मुझे तथ्यात्मक विवरण ज़्यादा देना होगा। यदि मुझे साहित्यिक तौर पे कुछ लिखना है, मेरे जो रीडर्स हैं वो आमतौर पे हमारे फ़ैन क्लब के हिस्सा भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हमारा राइटिंग का स्टाइल एकदम से डिफ़र हो जाएगा। तो आपको अगर आपका टारगेट ऑडियंस पता है तो आप बेहतर राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। जैसे अगर हम कोई समाचार पत्र लिखते हैं, एक उदाहरण के तौर पे, आपने कोई एक समाचार पत्र लिया और अब उसका पहला पेज लिख रहे हैं, जहां आपके पास कोई हेडिंग है, कोई सब हेडिंग है, कुछ खबरें हैं, यहाँ की खबरें हैं। तो जब आप समाचार पत्र में लिखते हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या होगा? उसको मुख्यमंत्री भी पढ़ते हैं, जिलाधिकारी भी पढ़ते हैं, व्यवसायी भी पढ़ेंगे, उद्योगपति भी पढ़ेंगे, छात्र भी पढ़ेंगे, शिक्षक भी पढ़ेंगे, एक बैंक कर्मचारी भी पढ़ेगा, और एक रिक्शा वाला, ये लेमैन, एक किसान, कृषक वर्ग, वो भी पढ़ेंगे। तो अब इन सब में हम टारगेट ऑडियंस किसको लेंगे?
हमारे पास ये अच्छी खासी समस्या हो सकती है, लेकिन टारगेट ऑडियंस आप सबसे लोवेस्ट लेवल व्यक्ति को लेंगे। यदि एक रिक्शा वाला मेरे लिखे हुए एक पहली हेडलाइन को आराम से समझ पा रहा है, तो मान के चलेंगे उसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता या न्यायाधीश उसे पढ़े, कोई शिक्षक पढ़े या जिलाधिकारी पढ़े, हर कोई उसे समझ ही पाएगा। हमारा टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा वाइड है, सबसे लोवेस्ट पार्ट अगर समझ सकता है तो हर कोई समझ सकता है। इसलिए जो फ्रंट पेज होता है उसकी राइटिंग आमतौर पे सबसे सामान्य भाषा रखी जाती है, जिससे कोई भी आराम से गो थ्रू कर सके, उसे पढ़ सके। तो टारगेट ऑडियंस डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, इन व्हाट वे यू आर गोइंग टू कन्वे, यू आर गोइंग टू कंप्रेस योर राइटिंग, योर वर्ड्स, योर आइडियाज़, कि आपके जो आइडियाज़ हैं आप उन्हें किस तरह से ड्राफ्ट करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग की। आप जब ड्राफ्ट करने वाले तो आप अपने पहराज को, जो भी कुछ आप लिखने वाले हैं, उन विचारों को एक संयोजन में लाते हैं। किस तरह से? सबसे पहले आप शुरुआत कैसे करेंगे? अगर हम कभी कहते हैं ना कि अब मुझे कुछ लिखना है तो शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत आपका पहला पार्ट होता है। शुरुआत में आप अपने विचारों को 3 या 5 लाइनों में समेटते हैं, एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन देते हैं। कभी कभी एक लाइन में आप एक शीर्षक लिखते हैं। शीर्षक लिखने के बाद आप कुछ शब्दों में, या कहते हैं कि अगर अखबार की भाषा में कहें तो 150 शब्दों तक में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपका जो आर्टिकल है किस बारे में है। उसके बाद ये अखबारी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा जा रही है कि इस बाद हम पूरा बॉडी लिखते हैं, यानी समाचार को कितना विस्तार देना है, और लास्ट में टेल या फिर कंक्लूजन या फिर वर्जन, इस अंदाज में हम अपनी राइटिंग को समाप्त करते हैं। तो ये तो बात हुई कि अखबार के लिए हम किस तरह लिखेंगे। अभी फ़िलहाल हम उससे हट के वापस राइटिंग स्किल्स पे आते हैं, और एक और इसमें पार्ट आ जाता है, इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। अब राइटिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हमारे पास उसके लिए क्या टूल्स हैं। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत बेसिक आवश्यक है। सबसे पहले हमारे पास शब्दों का भंडार चाहिए, ग्रामर पे हमारी पकड़ चाहिए। इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बिल्कुल बेसिक सलाह आपको लिखते हैं, मान लीजिए आपका शौक़ है साहित्य लिखना, तो साहित्य राइटिंग में हम सबसे पहले सलाह किसी को क्या देंगे? सबसे पहले आप पढ़िए, इकरा। तो आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक संयोजन, शब्द संयोजन, या जैसे सपोज़ करिए आप समाचार पत्र की शुरुआत करते हैं, तो हमने समाचार पत्र पढ़ना शुरू किया। हम बहुत सारे आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं, ये आर्टिकल ऐसे लिखा है, ये आर्टिकल ऐसे लिखा है। जब हम सारे आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे को एक आइडिया मिल जाएगा कि आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। यदि आप गज़लें लिखने या कहानी लिखने के शौकीन हैं तो पहले आपको सलाह दी जाती है आप गज़लें पहले पढ़ना शुरू करिए। जो बड़े शायर हैं उनको पढ़िए, जो कविताएँ हैं उनको पढ़िए, तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि शायरी इस तरह से लिखी जाती है, कहानियाँ इस तरह से लिखी जाती हैं, साहित्य इस तरह से लिखा जाता है। तो जब आप रीडिंग शुरू करेंगे, एक अच्छा रीडर होने के बाद राइटर होना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हालांकि इसमें एक हल्का सा पॉइंट ये आता है कि अगर हम बड़े स्तर पे बात करें कि जब हम कई बार हम अपने अनुभवों के साथ ज़्यादा अच्छे बेहतर राइटर बन सकते हैं। तो हालांकि पढ़ने के बाद हमारे को उसका संयोजन आ जाता है कि किस तरह से लिखा जाता है, लेकिन राइटिंग में डेप्थ लाने के लिए कई बार आपको बार बार लिखना पड़ता है, अपने अनुभवों को जीना पड़ता है। किसी और के अनुभवों को भी आप उतार सकते हैं। किस तरह से आप राइटिंग चाहते हैं, किस तरह से आप सशक्त लेखनी लिख सकते हैं, इसका हिंट बाद में आपको अनुभवों से मिल सकता है या फिर बार बार पढ़ के मिल सकता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? रीड एंड रीड मोर अगेन एंड अगेन। कि जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको एक लेखनी का अंदाज समझ में आता है कि जो आपसे राइटअप मांगा जा रहा है, जो भी कुछ आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमारे को किस तरह का एक एंगल, एक अंदाज चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हम बार बार पढ़ेंगे तो ही हम राइटिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ पाएंगे। दूसरा पार्ट क्या आता है? आप अपनी लैंग्वेज के वर्ड्स को, आपकी वोकेबलरी को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। अब वोकेबलरी से ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। वोकेबलरी या शब्दावली किसी भाषा की हो सकती है। जिस भी भाषा में आप बोलने वाले हैं या लिखने वाले हैं, उस भाषा की शब्दावली आपकी रिच होनी चाहिए, आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी शब्दावली को आप शानदार बनाएंगे। अगेन इसके लिए भी आपके पास क्या आइडियम्स हैं? आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी पार्ट, जो भी पैरा आप लिखना वाले हैं, उसके लिए उससे संबंधित बार बार शब्दावली को आप पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके पास शब्दावली इकट्ठी होती चली जाएगी। तो बात चल रही है राइटिंग को कैसे समृद्ध किया जाए। तो पहला हमारे को पता है कि बार बार पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, रीड एंड रीड। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। द सेम वे रीड एंड रीड मेक ए राइटर बेटर। व्हेन यू वांट टू राइट समथिंग, फर्स्ट रीड अ लॉट, एंड बार बार पढ़ने के बाद अगर आप अपना ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरीज में बिताते हैं या फिर मोबाइल अगर ऐप खोल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी किताबें या आर्टिकल्स पढ़ने में आप ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो आपके बेहतर लेखक बनने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। यहाँ तक ठीक।
अब बात आ रही है शब्दावली की, हम बात कर रहे थे वोकेबलरी को हम कैसे एनरिच कर सकते हैं। उसका बहुत ही आसान सा तरीका है, आप कोई भी ऐसा आर्टिकल या कोई भी ऐसे शब्दावली या कोई भी ऐसा ग्रंथ पढ़ना शुरू करें जिसमें आपको नए शब्द मिल सकें। अगेन आप न्यूज़पेपर में अगर पढ़ेंगे तो आम तौर पे समाचार पत्र में फ्रंट पेज पे ऐसे वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि इनका टारगेट ऑडियंस हम थोड़ा सा लोएस्ट लेवल पे रखते हैं, जो एक रिक्शा वाला भी समझ सके, कोई आम आदमी भी समझ सके, कोई कृषक वर्ग भी समझ सके, जो ज़्यादा जिसका पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा अच्छी शब्दावली यहाँ मिलने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन हर एक समाचार पत्र में एक पेज होता है एडिटोरियल पेज, या इंग्लिश में हिंदी में हम इसे बोलते हैं संपादकीय पृष्ठ। जैसे इसमें ये वाला पृष्ठ है संपादकीय पृष्ठ। तो संपादकीय पृष्ठ पे आपको, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आपको थोड़े कठिन शब्द, थोड़े तत्सम शब्द मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तद्भव शब्द उसमें थोड़े कम रहते हैं, तत्सम शब्द यानी थोड़े कठिन शब्दावली आपको संपादकीय पृष्ठ पे, द एडिट पेज गेट्स यू मोर एनरिच इन some good vocabulary. Okay, so for that purpose you need to read some editorials, and plus the words you are not confirmed with or you are not comfortable with those words, just write them down and then find the answers and the meaning and the use of the words in your dictionary. जो भी शब्द आपको अटक रहे हैं, जिन शब्दों पे आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, उन शब्दों को नोट करिए, अपनी खुद की शब्दावली बनाइए। आपकी जो खुद की डिक्शनरी है, जैसे हम बोलते हैं आपकी पॉकेट डिक्शनरी, आप चाहो तो उसे मोबाइल में नोट भी कर सकते हैं, वो और उसका मीनिंग और उसका एक लाइन में अर्थ। अब तो हमारे पास गूगल ट्रांसलेट है, तो हमारे को कोई नया शब्द ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो जो आपके खुद के वर्ड्स कलेक्ट आप करते जा रहे हैं, हर रोज़ कोई नया वर्ड आता है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, आपने उसको पढ़ा, सुना, उसका मीनिंग समझा और फिर आपने उसको नोट कर लिया, और हो सके तो अगले वाक्य में, अगले सेंटेंस में, अगले लेटर में, अगले राइटअप में आप उस वर्ड्स को भी पिरोना शुरू कर दें, अपने मित्रों के सामने उस वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसी तरह से आपके जो शब्दावली है, जो आपकी वोकेबलरी है, वो समृद्ध होती चली जाएगी। तो दूसरा पार्ट था, आप अपनी वोकेबलरी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तीसरा, यदि हम इंग्लिश में नहीं बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई ऐसी भाषा, मान लीजिए आपने बंगाली, उर्दू या कोई ऐसी भाषा के साथ आपने बातचीत प्रयास करना शुरू कर दिया है, तो आपको व्याकरण संबंधी समस्या भी आ सकती है। बहुत ही सामान्य सी बात है। अगर हम कोई अहिंदी भाषी हिंदी ही बोलना प्रयास करें, तो आपने कई बार देखा होगा वो हिंदी के साथ उतना न्याय नहीं कर पाते जितना साहित्यिक या परिशिष्ट हिंदी के साथ किया जाना चाहिए। तो समस्या वही आती है कि व्याकरण आपको जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। हिंदी या जिस भाषा, जो आपकी मातृभाषा होती है, हम बचपन से ही उस भाषा को बोलते हुए बड़े होते हैं, तो उस भाषा के साथ हम थोड़े से कंफर्टेबल होते ही हैं। लेकिन बाकी भाषाओं के साथ इंग्लिश भी बहुतों के लिए उतनी कंफर्टेबल लैंग्वेज नहीं होती है। तो ऐसे में व्याकरण आपके साथ एक समस्या आ सकती है। तो इसमें शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी व्याकरण संबंधित सारी अशुद्धियों को इकट्ठा करें। हो सके तो कोई ऐसी फॉरल बुक ले लें जो लैंग्वेज आप सीखना प्रयास कर रहे हैं। अगर वो हिंदी भी हो सकती है, तो उसमें कौन सा टेंस आता है, टेंस के साथ कौन से वर्ड की वर्ब आती है, या जो भी भाषा आप सीखना चाह रहे हैं, स्पेनिश, इंग्लिश, जो भी, उसमें कौन कौन से वर्ड के साथ, मतलब व्याकरण को बिल्कुल ABC से ही सीखिए। कभी भी गलती को कंटिन्यू नहीं करना है। बहुत क्लियर हो जाइए। बोलने में, प्रैक्टिस करने में कर सकते हैं, लेकिन जब हम राइटिंग कर रहे हैं, राइटअप पे बात आ चुकी है, तो वहाँ आपका बेस्ट निकल के आना चाहिए। तो इसलिए यदि आपको व्याकरण संबंधी जरा सी भी त्रुटि आ रही है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप बिल्कुल ABC से सीखिए। सारे टेंसेस को एक बार दोबारा पढ़ डालिए। उसके साथ कौन कौन से सपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं, कौन कौन से वॉल्यूम्स होते हैं, आप सबको आराम से पढ़िए, सीखिए, किताबों का सहारा लीजिए। यदि आपको लगता है किसी शिक्षक के पास जाना चाहिए, आप वो भी जा सकते हैं। अब तो इनफैक्ट जैसे हम आप ये वाला चैनल देख रहे हैं, ऐसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स या ऐसे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो आप अपनी इंग्लिश की ग्रामर सारी समस्या जो हैं, जो व्याकरण संबंधी समस्या हैं, उनको पहले डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण में अशुद्धि एक्सेप्ट नहीं की जाती। बहुत सीधी सी बात है, स्पेशली राइटिंग के फील्ड में। बोलने में यदि आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं और उसमें आपने व्याकरण संबंधी त्रुटियां कर भी दी, तो उन्हें आपके प्रयास के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन यदि बात चल रही है हमारे राइटिंग की, तो राइटिंग में यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी मिस्टेक। सो प्लीज़ डू नॉट कंटिन्यू, गो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग with ABC, and then when you are comfortable with the all language problems, then you can go with them. Clear? तो व्याकरण वाली चीज़ को आपको सीखना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑब्वियसली कभी कभी हमारे पास शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दैम। जहाँ हमारे पास शॉर्टकट हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी शब्दावली के लिए पढ़ा है कि आप छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी बना लीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा पूरी डिक्शनरी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम वर्ड्स के साथ आप ऑब्वियसली फैमिलियर होते ही हैं। तो व्याकरण के लिए आप फिर से शुरू कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। राइटिंग में हमारे पास एक और समस्या आती है जो बोलने में नहीं आती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स।
अब जो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखा, यदि मैं स्पेलिंग ही गलत लिख देता तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता कि जो टीचर हैं उनकी खुद की स्पेलिंग गलत है। यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स आपका सारा इंप्रेशन, सारा ज्ञान 1 मिनट में ख़त्म कर सकती है। हालांकि अब ऐसे टूल्स आ गए हैं, अगर आप टाइपिंग करें तो बहुत सारे टाइपिंग स्पेलिंग मिस्टेक एरर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। इनफैक्ट वर्ड पैड पे भी आपको बहुत सारी मिस्टेक्स अपने आप करेक्ट होती हुई दिखती हैं। ऑटो करेक्ट अपने आप में एक मोड भी होता है, लेकिन इवन देन एट टाइम्स यू नीड टू चेक आउट योर स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अगेन, क्योंकि हमारे पास समस्या तो समाधान भी हमारे पास होना ही चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी हम ABC से ही शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। लिखने से पहले जो हम लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके बाद जो आपको स्पेलिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। चाहे तो उसको गूगल ट्रांसलेट या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद से एक बार चेक कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में भी कभी कभी वर्तनी की गलतियां हम कर सकते हैं, वो हर एक भाषा की अपनी गलतियां हो सकती हैं। तो जो भी आप लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग्स को पहले लिख के देख लीजिए, जो डाउट है आप क्लियर कर लीजिए। कभी कभी गूगल भी आपको गलत वर्तनी या गलत स्पेलिंग दिखा सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो ऐसे में आप 2-3 ऐसे शब्दकोश, हिंदी में अगर आप करें तो शब्दकोश, या ऐसे इंग्लिश में भी 2-3 डिक्शनरीज ऐसी हैं जो एक्यूरेट स्पेलिंग के साथ न्याय कर सकती हैं। आपको पता है इंग्लिश और यूएसए की इंग्लिश अलग अलग हो जाती है, तो उनकी स्पेलिंग्स में भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो अगेन यहाँ हम कहाँ से क्लियर करेंगे? आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? आप यूएसए के कस्टमर्स के लिए लिख रहे हैं, नॉर्मल इंडियन कस्टमर्स के लिए लिख रहे हैं, या आपका रीडर कौन से वर्ग को ताल्लुकात करता है, आप उनको कर रहे हैं। अगर आपका पाला आयरिश पीपल से पड़ा है, माना जाता है कि इंग्लिश आयरलैंड से निकली है, तो आयरिश पीपल अगर आपको पढ़ रहे हैं तो आप कौन सी इंग्लिश की स्पेलिंग्स को कहाँ से चेकआउट करेंगे, इस सब आपको ध्यान देना होगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए आप कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो बेहतर होगा। जब भी आपको स्पेलिंग में कोई कन्फ्यूजन हो, कीप योर डिक्शनरी अप। आप अपनी डिक्शनरी पे चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, एंड फाइनली जब आपको स्पेलिंग के संबंध में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, यू विल सॉर्ट देम आउट। आप उसको वहीं कहीं निदान कर सकते हैं। आप आराम से देख सकते हैं कि अब स्पेलिंग संबंधी कोई मिस्टेक्स आपके सामने नहीं है। लिखने से पहले भी, जब आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं उससे पहले भी आप इसे क्रॉस चेक करेंगे। राइटअप खत्म होने के बाद भी आप चेक करेंगे, जब आपने पूरा राइटअप खत्म कर लिया है। अगर हो सके, जैसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र हो जो उसका ज्ञान का स्तर भी ठीक ठाक ही हो। आपके शिक्षक हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, आपका कोई वरिष्ठ छात्र हो सकता है। किसी साथी को दोबारा पढ़वा लीजिए और उसको ध्यान ये होगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। हालांकि छात्र जीवन के लिए जब आप प्रोफेशनल स्तर पे आ जाएंगे तो इनकी समस्या लगभग नहीं के बराबर रहेगी, तब आपको इस संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करने के लिए किसी और का सहायता ले सकते हैं, या जिस भी स्पेलिंग में आपको अगर संदेह हो तो आप अपने पॉकेट डिक्शनरी का या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक के बाद हम नेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे।